गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग कल पढ़ रहे थे नेशनल फ्लैग के बारे में बातें कर रहे थे और नेशनल फ्लैग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनल फ्लैग की स्टोरी क्या थी, नेशनल फ्लैग कैसे सबसे पहले 1857 से यात्रा करते हुए 1857 से यात्रा करते हुए फ्लैग से फिर मॉडर्न हमारा नेशनल फ्लैग हम लोग 1931 तक आए, जब पिंगले वेंकैया ने महात्मा गांधी के कहने पर महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने एक फ्लैग डिजाइन किया और उस फ्लैग में उन्होंने दो स्ट्रिप भी रखे। एक था बच्चों रेड कलर सैफरान था और दूसरा था बच्चों ग्रीन कलर। ये दो कलर के बनाया और उन्होंने बीच पे उस पर क्या रखा था बच्चों, चरखे का निशान रखा। और जब महात्मा गांधी को दिखाया तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमने आपसे कहा तो हमें पूरे इंटायर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला फ्लैग चाहिए, एक पूरे इंटायर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ना कि केवल हिंदू मुस्लिम को। इंडिया हिंदू मुस्लिम का केवल कंट्री नहीं है, इंडिया में और भी ढेर सारे रिलीजियस रहते हैं और भी रिलीजियस के लोग रहते हैं। इस वजह से उनके साथ ये जस्टिस नहीं होगा। जो अदर रिलीजियस है, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, उनके साथ ये जस्टिस नहीं होगा अगर हम केवल हिंदू मुस्लिम के बेस पर डिपेंडेंट अपना फ्लैग डिजाइन करेंगे। तो इस वजह से बच्चों महात्मा गांधी के एडवाइस पर उसमें एक अलग एक स्ट्रिप जोड़ी गई, व्हाइट कलर की स्ट्रिप जोड़ी गई, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ रिलीजियस को रिप्रेजेंट करती थी। ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप बच्चों रेस्ट ऑफ रिलीजियस को रिप्रेजेंट करने के लिए जोड़ी गई और इसको हटा करके बच्चों इसी जगह पर एक फील रखा गया जो कि हम अशोक चक्र से लेते हैं, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। हमने अपने राष्ट्र के प्रतीक अशोक की लाट से हमने इसको अडॉप्ट किया है और इस तरीके से बाद में इसको सेटअप किया गया बच्चों 1931 में रीडिजाइन किया गया और रीडिजाइन करने के बाद बच्चों हम लोगों ने जो अपने प्रेजेंट नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया वो बेटा सबसे पहले ऊपर जैसे हम लोग जानते हैं ऊपर बच्चों सैफरान कलर होता है, आफ्टर दैट व्हाइट कलर होता है एंड देन हमारे पास क्या होता था, ग्रीन कलर होता है। अब हमने जो आंसर किया तो बेटा आप प्रेजेंट टाइम पे जिस मैप को हम एज ए नेशनल फ्लैग के रूप में एक्सेप्ट करते हैं उसका फॉर्मेशन बच्चों 1931 में देखने के लिए मिलता है कि पहली चीज सारी स्ट्रिप्स की ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए एंड सबसे ऊपर हमारा बेटा सैफरान कलर है। अब सैफरान कलर किसी हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है बेटा। अब प्रेजेंट टाइम में सैफरान कलर जो है वो स्पेशली करेज एंड सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैंने बताया था कि जो मतलब पिंगले वेंकैया ने जो बनाया था उसमें सैफरान कलर वाज स्पेशली फॉर द हिंदुइज्म, while green color was for the Muslim and white color was for the other religious people। बट अब जो इसे डिजाइन किया गया उसमें बेटा इसे रिलीजियस बेस पे नहीं बनाया गया और अब जो बनाया गया बेटा सैफरान कलर इज शोइंग इज रिप्रेजेंटिंग टू द करेज एज वेल एज द sacrifice। A lot of freedom fighters who are sacrificed in the freedom movement, उनके लिए हमारा सैफरान कलर रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट कलर जो है बेटा वो पीस को अब रिप्रेजेंट करता है, पीस के लिए रिप्रेजेंट करने लगा। व्हाइट कलर विच वाज पहले अदर रिलीजियस का एक सिंबल था, वो अदर रिलीजियस का सिंबल डाउन करके बच्चों अब एक व्हाइट का एक सिंपल सिटी और स्पेशली पीस के लिए रिप्रेजेंट होने लगा। तीसरा बच्चों जो हमारा ग्रीन कलर है वो अब इंडिया के समृद्धि के लिए या इंडिया के हम कह सकते हैं कि इंडिया के प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस को शो करता है। और इस तरीके से जो ये बीच में व्हील है जो ब्लू कलर का होता है जिसमें 24 स्ट्रिप्स होती हैं, ये 24 स्ट्रिप्स हमारे 24 टाइम के प्रोग्रेसिव पोजीशन को शो करता है। तो इस तरीके से अब जो मॉडर्न फ्लैग हमारे सामने आया बच्चों, मॉडर्न फ्लैग आया जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, वो मॉडर्न फ्लैग बच्चों 1931 में अपने फॉर्मेट में आया और इसमें ऊपर बेटा सैफरान कलर है, फिर बीच में बच्चों हम लोगों का जो है वो व्हाइट कलर है और नीचे ग्रीन कलर है। सैफरान कलर इज शोइंग टू द करेज एज वेल एज द सेक्रीफाइस एंड व्हाइट कलर इज आल्सो शोइंग द सिंपलिसिटी एंड पीस एंड व्हाइल ग्रीन कलर इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडिया। और इस तरीके से हमारा मॉडर्न फ्लैग हमारे सामने आया। ये लगभग 1857 से अपनी यात्रा शुरू किया और यात्रा करते हुए अप्रॉक्स 1931 में आकर के कुछ अपने फाइनलाइज रूप में पहुंचा। इसके बाद बच्चों हम आपके मॉडर्न फ्लैग के बारे में बता दें कि हमारा जो फ्लैग है, जो नेशनल फ्लैग है,
ये बेटे स्टार्टिंग में केवल हमारे नेशनल फेस्टिवल पर ही इसे होस्ट करना अलाउड था और एक पर्सनालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी के थ्रू इसे होस्ट करना अलाउड था। लेकिन बच्चों बाद में मिस्टर नवीन जिंदल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर नवीन जिंदल के केस में सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि इट कैन बी होस्टेड बाय एनी पर्सन, लेकिन इसका एक सम्मान, इसके गौरव को बना के रखा जाए, क्योंकि इट इज द नेशनल एम्बल, एक नेशनल सिंबल है और इट इज रिप्रेजेंटिंग टू द, इस वजह से एक तिरंगे के साथ सम्मान का बिहेव किया जाए, सम्मान के साथ इसका यूज किया जाए, सम्मान के साथ इसे होस्ट किया जाए। तो इस तरीके से बच्चों ये मिस्टर नवीन जिंदल के कहने पर, नवीन जिंदल के केस की वजह से आज हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हर जगह पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में या क्या नाम इम्पोर्टेंट ऑफिस में अब इसे होस्ट किया जाता है। और इट इज ऑल्सो शोइंग द रिप्रेजेंटिंग द एक ऑनरेबल पोजीशन, एक ऑनर, एक देश का सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्या कहते हैं हमारे नेशनल एंथम रहा, ये फ्लैग रहा, नेशनल फ्लैग रहा। नेशनल फ्लैग को बाद में बच्चों मैं आपको बता दूं कि बच्चों 22 जुलाई 22 जुलाई बच्चों 1950 को हमने इसको बच्चों नेशनल एंथम ये फ्लैग को बेटा 1947 को 22 जुलाई 1947 बच्चों 1947 को 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हमारे देश के आजाद होने के लगभग 22 दिन पहले, अप्रॉक्स का एग्जैक्ट 22 डेज एगो, कंट्री के फ्रीडम गेन करने के 22 डेज एगो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बच्चों मीटिंग हुई इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में मीटिंग हुई। हम लोग जानते हैं बच्चों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन या हेड या प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जा चुके थे। तब बच्चों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बच्चों पहली बार 9 दिसंबर 1946 को असेंबल्ड हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को असेंबल्ड हुई थी। लेकिन उस असेंबली में सीनियरिटी के बेस पर मिस्टर सचिंद्र नाथ क्या कहते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब मीटिंग हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट किया गया। तो वही बेटे 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असेंबल्ड हुई फॉर द डिस्कशन ऑफ द नेशनल फ्लैग। और 22 जुलाई यानी देश की आजादी के लगभग 22 दिन पहले 22 जुलाई को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में बच्चों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस ट्राई कलर फ्लैग को नेशनल फ्लैग डिक्लेयर किया, नेशनल फ्लैग के रूप में एक्सेप्ट किया। अब बच्चों हम अपने नेशनल फ्लैग के बारे में और भी कुछ विशेष चीजें जान लेते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग कहाँ तक पहुंचा, तो हम लोग जानेगा। तो हमारा नेशनल फ्लैग बच्चों स्पेस में सबसे पहले पहुंचा। हम लोग जानते हैं कि नेशनल फ्लैग एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, एक देश का सम्मान होता है, देश का गौरव होता है, हर इम्पोर्टेंट जगह पर इसे होस्ट किया जाता है। लेकिन अगर नेशनल फ्लैग के बारे में और जानना चाहें तो नेशनल फ्लैग बच्चों हमारा फर्स्ट टाइम 1971-72 में था। 1971 में विंग कमांडर मिस्टर राकेश शर्मा के थ्रू इसे स्पेस में होस्ट किया गया। ठीक है, अब ये कहना कि वहां हवा नहीं है सर कैसे लहराता होगा, ये मतलब नहीं है। लेकिन बस इतना समझो बच्चों कि इसे पहली बार कब बच्चों 1971 में मिस्टर राकेश शर्मा के द्वारा, विंग कमांडर मिस्टर राकेश शर्मा के द्वारा इसे स्पेस में ले जाया गया और स्पेस में फहराया गया। बच्चों हम इसके साथ साथ और भी बता दें अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। तो हमारा नेशनल फ्लैग दुनिया का चौथा नेशनल फ्लैग बना जो कि जिसको मून के जमीन पर फहराया गया है, जिसे मून के लैंड पर तक पहुंचाया गया। 2008 में बेटा मैनलेस क्या कहते हैं, मैनलेस स्पेस क्राफ्ट के थ्रू बच्चों हमने इसको मून पर एस्टेब्लिश किया और दुनिया का चौथा देश इंडिया बना जो कि मून पर अपने फ्लैग को होस्ट किया। ठीक है, इंडिया इज द 4th कंट्री हु हैज होस्टेड इट्स फ्लैग इन द मून इन 2008। तो ये रहा बच्चों हम लोगों का नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ।
नेशनल फ्लैग हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। कल हम लोगों की लगभग 25-30 मिनट की वीडियो थी, 20-25 मिनट की वीडियो थी, जिसमें हम लोगों ने बेटा नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बता दूं, इतना सब आपको पढ़ना नहीं है बच्चों, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा एग्जाम नहीं देना है, आपको छोटा सा एग्जाम क्लास 10th ही देना है। क्लास 10 में बस पूछेगा कि नेशनल फ्लैग में बेटा सबसे ऊपर कौन सी स्ट्रिप होती है, बीच में कौन सी स्ट्रिप होती है, नीचे कौन सी स्ट्रिप होती है, सैफरान कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, और मैक्सिमम पूछेगा इसे फर्स्ट टाइम किसने डिजाइन किया। तो मैंने बताया था ट्राई कलर फर्स्ट फ्लैग वाज रिप्रेजेंटेड डिजाइंड बाय भिखाजी गामा एंड व्हिच वाज होस्टेड फर्स्ट टाइम इन 1906 इन पेरिस, कैपिटल सिटी ऑफ द फ्रांस। तो उसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन वो ये ट्राई कलर फ्लैग नहीं था। ये ट्राई कलर फ्लैग को बेटे किसने, पिंगले वेंकैया ने डिजाइन किया। लेकिन वो पिंगले वेंकैया का डिजाइन नहीं था, क्योंकि पिंगले वेंकैया के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने केवल 2 ही स्ट्रिप दिया था। ये एक्चुअली गांधी जी की एडवाइस थी। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी भी इंडिया के मॉडर्न फ्लैग के डिजाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो ये रहा बच्चों हम लोगों का नेशनल फ्लैग, जो कि हमारे देश का सम्मान है, जो कि हमारे देश का गौरव है, जिसको फहराता हुआ देख करके हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में एक अजीब सी खुशी आती है कि हमारा नेशनल फ्लैग विच इज होस्टिंग। और स्पेशली इसे बेटा उस समय देख करके एक अजीब गौरव फीलिंग होती है जब ये विदेशों में फहराया जाता है, और जब ये दूसरे देशों में दूसरे झंडों के साथ इसको दिखाया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया थे, जैसे जब ओलंपिक हम जीतते हैं या कुछ ऐसे जीतते हैं, तो जब हमारे देश का नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग जब होस्ट किया जाता है, तो सोचो उस समय हमारे अंदर कैसी फीलिंग्स आती है। तो इस तरीके से बेटा ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के सिंबल्स हैं। जब हमारे तिरंगे का कहीं किसी विदेशों में अपमान किया जाता है बेटे, तो हम इस पर बिल्कुल से हमारा रिएक्शन अच्छा नहीं होता एज बीइंग इंडियंस, एक पेट्रियोटिक इंडियंस होने के नाते। मैं आपको बता दूं बेटा कि स्टार्टिंग में या आज भी बेटे पूरे इंडिया को अलाउड नहीं है इसको मैन्युफैक्चर करने का, इसको बनाने का। बच्चों आज भी जो ऑथेंटिक फ्लैग बनाया जाता है, नेशनल फ्लैग बनाया जाता है, वो बेटा कर्नाटका की एक कमेटी है, कर्नाटका की एक खादी ग्राम उद्योग समिति। बच्चों कर्नाटका की एक समिति खादी ग्राम उद्योग समिति को यह अथराइज है कि वो हमारे नेशनल फ्लैग को बनाती है, और जितने भी नेशनल फ्लैग बनाए जाते हैं वो खादी ग्राम उद्योग समिति के थ्रू बनाए जाते हैं। ऑथेंटिक नेशनल फ्लैग जो बनाए जाते हैं, ऑथेंटिक नेशनल फ्लैग जो बनाए जाते हैं, उसमें खादी ग्राम उद्योग समिति ऑफ कर्नाटका के थ्रू बनाए जाते हैं। और इसके बनाने में बेटे स्पेशली खादी का कपड़ा ही यूज किया जाता है, विच इज द नेशनल सिंबल। इससे बेटे हम सिंथेटिक या इन चीजों का बनाया जाता है, वो सब टेम्परेरी होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते, उन्हें मान्यता नहीं है। बेटे जो मेन ऑथेंटिक नेशनल एंथम है, that is also made by the खादी ग्राम उद्योग समिति ऑफ द कर्नाटका, एंड केवल उसी को ऑथेंटिक रूप से अधिकार है कि वो खादी से, जो कि नेशनल हमारे आजादी के समय का एक नेशनल सिंबल था, उसको यूज करता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हम लोगों का नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग के बाद बच्चों हम लोग पहुंचेंगे आगे चल करके राष्ट्रीय गीत एंड आफ्टर नेशनल सॉन्ग। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आते हैं राष्ट्रगान के बारे में आते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रगान के बारे में अगर देखें, नेशनल एंथम के बारे में देखें, बच्चों नेशनल एंथम के बारे में देखें, तो बच्चों नेशनल एंथम जो बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर के थ्रू लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम को लिखा, जिन्हें बच्चों राष्ट्र कवि की एक टाइटल दी गई। कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने मिले, तो उन्होंने उन्हें एक नेशनल पोएट की टाइटल दिया। कितने हद तक है वो तो एक्सेप्ट करना सब लोग जानते हैं कि इस लेवल पर उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, बट हम आपको बता दें कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया बच्चों, नेशनल एंथम लिखा गया, वो मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के थ्रू लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे बच्चों जब लिखा, तो बच्चों अब आपको हम बता दें कि ये किस परिस्थितियों में लिखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया एक गीत था। कहाँ तक इसमें रियलिटी है ये भी हम देख लेते हैं बच्चों। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि 1905 में बंगाल का डिवीजन किया गया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन इंडिया आए, तो उन्होंने कहा था कि मेरा टारगेट इंडिया में बंगाल का डिवीजन है, क्योंकि बंगाल में आज़ादी की डिमांड उठ रही है। और दूसरा मेरा टारगेट है कांग्रेस को एलिमिनेट करना, क्योंकि कांग्रेस बच्चों अंग्रेजों के थ्रू बनाई गई पार्टी थी,
लेकिन 1888 तक 1885 में बनाई गई थी। 1888 तक लॉर्ड डफरिन को लगा था, जो कि उसको बनाने वाले थे, जिनके माइंड की प्रोडक्ट थी। वैसे बनाने वाले मिस्टर एलन अक्विन ह्यूम थी, लेकिन इट इज बीन कंसिडर दैट इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द माइंड ऑफ मिस्टर लॉर्ड डफरिन। तो 1888 में कांग्रेस को पहली बार लॉर्ड डफरिन ने क्रिटिसाइज किया था। ये मैंने शायद पिछले वीडियोज में कहीं बोला है, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा वहां पर। तो मेरा कहने का मतलब ये था बच्चों कि 1905 में जब बंगाल का डिवीजन किया गया तो बंगाल में एक आज़ादी का और एक बहुत टेंशन वाला माहौल बन गया। तो इस वजह से अंग्रेजों ने बच्चों 1911 में बंगाल से कैपिटल को चेंज करके बेटा कहाँ कर दिया, दिल्ली कर दिया। पहले बच्चों हम लोगों की कोलकाता कैपिटल थी, अंग्रेजों ने कोलकाता को कैपिटल बनाकर इंडिया को रूल किया और 1911 तक उन्होंने कोलकाता को ही अपनी कैपिटल बना के रखा। 1911 तक कोलकाता ही इंडिया की कैपिटल थी बच्चों, लेकिन 1911 में ब्रिटिशर्स ने कोलकाता से अपनी कैपिटल को चेंज किया और बेटा दिल्ली को उन्होंने कैपिटल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया। तो जब बच्चों 1911 में उन्होंने बनाया तो कहा जाता है कि दिल्ली दरबार का फॉर्मेशन किया गया, एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज, दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइजेशन किया गया और उस दिल्ली दरबार के ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों बहुत वैभव डिक्लेयर किया गया और उसी दिल्ली दरबार में बच्चों किंग जॉर्ज पंचम एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आए। किंग जॉर्ज पंचम बच्चों जो कि इंग्लैंड के उस समय के राजा थे, वो दिल्ली दरबार में जब एक शो ऑर्गेनाइज किया गया, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। दिल्ली को जब कैपिटल बनाया गया 1905 में, तो वहाँ पर 1911 में तो वहाँ एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया और उस दिल्ली दरबार के ऑर्गेनाइजेशन में किंग जॉर्ज पंचम बच्चों इंडिया के चीफ गेस्ट, वो दिल्ली दरबार के चीफ गेस्ट बनकर के आए। तो कहा जाता है कि उस चीफ गेस्ट के प्रोग्राम में ही सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा गया कि एक आप ऐसा गीत लिखिए और कहा जाता है कि उन्होंने उन्हीं के स्वागत में उस गीत को गाया था। बात तो सही है बच्चों कि पहली बार जो हमारा राष्ट्रगीत गाया गया था वो दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के सामने ही गाया गया था और उसमें कहा जाता है कि जो एक लाइन है भारत भाग्य विधाता, वो कहा जाता है कि भारत भाग्य विधाता किंग जॉर्ज पंचम के लिए यूज किया गया था कि भारत के भाग्य विधाता किंग जॉर्ज पंचम है। लेकिन बाकी चीजें जानते हैं बेटा, पूरे इंडिया को उसमें एक्सप्लेन किया गया है। उत्कल बेटा उड़ीसा के जो समुद्र के किनारे के मैदान है उनको उत्कल कहा जाता है। सिंध भले आज हमारे पास हमारे कंट्री के हिस्से में नहीं है, लेकिन बच्चों कभी सिंध इंडिया का एक हिस्सा था। एट द टाइम ऑफ डिवीजन के समय बच्चों सिंध कहाँ चला गया, सिंध चला गया बच्चों पाकिस्तान में चला गया, सिंध पाकिस्तान में चला गया, सिंध वहाँ का एक प्रांत बन गया। लेकिन जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, नेशनल एंथम को लिखा था, तो उस समय सिंध वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, उस समय सिंध इंडिया का एक हिस्सा हुआ करता था। इस वजह से उन्होंने सिंध और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का पूरा एक्सप्लेनेशन है पूरे इंडिया का। और बाकी सब सही है, राष्ट्रगीत से, राष्ट्रीय भक्ति से, मतलब नेशनल पेट्रियोटिक फीलिंग से ये भरा हुआ सॉन्ग है। लेकिन बस एक बात का विवाद आया कि क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो भाग्य विधाता कहा वो किंग जॉर्ज पंचम को कहा। तो मैं बता दूं बच्चों कि जब ये गाना गीत गाया गया, ये नेशनल एंथम गाया गया, ये उस समय की एक पोएम थी, बाद में इस नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। बच्चों जब रिप्रेजेंट किया गया तो एक बांग्ला लैंग्वेज ने, एक काफी बांग्ला लैंग्वेज के पेपर ने काफी इस पर विवाद किया और उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ये जस्टिफाई करें कि ये भारत भाग्य विधाता कौन है, भारत भाग्य विधाता किसे कहा है, उन्होंने जॉर्ज पंचम को कहा है या किसी और को कहा है। तो कहा जाता है बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर इस पर एकदम चुप्पी साध गए और उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि उन्होंने भारत भाग्य विधाता किसके लिए ये वर्ड यूज किया था। बट कहा जाता है कि 1937 में 1911 की बात थी बच्चों, 1911 की बात थी जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, दिल्ली दरबार में नेशनल एंथम ये गीत गाया गया, ये पोएम जो भी कहे पोएम या गीत गाया गया। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर से जब ये पूछा गया, जस्टिफिकेशन पूछा गया कि आपने भारत भाग्य विधाता किसके लिए वर्ड यूज किया है, तो ये बच्चों उस समय तो वो चुप रह गए। लेकिन बाद में कहा जाता है 1937 में उन्होंने जस्टिफाई किया कि मेरा भारत भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम नहीं बल्कि मैंने गॉड को कहा है भारत भाग्य विधाता, मैंने गॉड को सिंबलाइज किया है कि भारत के भाग्य विधाता गॉड हैं। तो बेटे तब
रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर बहुत ढेर सारे विवाद हुए, क्योंकि 1937 की सिचुएशन बदल चुकी थी बच्चों। अंग्रेज बैकफिट में आ चुके थे, अंग्रेजों का जाना लगभग श्योर हो चुका था, इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट होने लगे थे। 1919 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर बनने लगे थे। 1935 का एक्ट मैंने नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि बच्चों 1935 का एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। 1932 से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, इस वजह से मैंने उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन 1935 का मैंने बेटा कोई एक्सप्लेनेशन एक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं किया, जबकि बच्चों आज का कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, इसका सबसे बड़ा सोर्स हमारा 1935 का एक्ट है। आधे से ज्यादा आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों एक्ट ऑफ 1935 से अडॉप्ट किए गए हैं। तो 1935 का जो एक्ट है बच्चों, वो हमारे पूरे मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से इंडिया को लगभग ये फ्रीडम दे दी गई थी। अब मैं टाइम नहीं है, वरना बेटा मैं पढ़ाने लगूंगा तो एक्ट ऑफ 1935 बहुत बड़ा एक्ट है। मतलब समझ सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के आधे आर्टिकल्स उसमें समाये हुए हैं, तो कैसे वो पढ़ाया जाना पॉसिबल है। लेकिन बता दो बच्चों कि 1937 पर इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट होने लगे थे और 11 स्टेट उस समय थे। 11 स्टेट में से मतलब 8 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और 2 स्टेटों में मुस्लिम लीग के मुस्लिम 3 स्टेटों में मुस्लिम लीग की सरकार विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस के थ्रू बनी थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस समय तक परिस्थितियां बदल चुकी थी, अंग्रेजों का जाना लगभग भारत से श्योर हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिचुएशन को देख करके अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि मैंने भारत भाग्य विधाता गॉड के लिए वर्ड यूज किया है, जात पंचम के लिए नहीं। तो एक बेटा बहुत ही ज्यादा ये विवादित सब्जेक्ट है कि किसके लिए यूज किया गया। और उसके पहले बच्चों ये विवाद और ज्यादा आगे बढ़ता, तो उसी के बाद बच्चों 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर इस दुनिया से अपने इस विवाद को के साथ इस दुनिया से चले। ठीक है, उनकी डेथ हो गई बच्चों। रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ 1941 में हो गई बच्चों। तो इस तरीके से वो विवाद खत्म हुआ कि अब वो विवाद का कोई जस्टिफिकेशन करने वाला नहीं बचा कि उन्होंने ये वर्ड किसके लिए यूज किया था, और भारत भाग्य विधाता किसके लिए यूज किया था, जात पंचम के लिए या गॉड के लिए। ये विवादित सब्जेक्ट रह गया। ठीक है बच्चों, अब ये बात आई बच्चों कि ये तो बेटा हमारे क्या कहते हैं नेशनल एंथम के बारे में हो गया। हम बहुत डीप नहीं पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा तुम्हें और इंट्रोड्यूस किए दे रहे हैं बच्चों। जब ये विवाद हुआ कि नेशनल एंथम बनाया किसको जाए, दैट इज मतलब ये विवाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने आगे खड़ा हुआ कि नेशनल एंथम किसको बनाया जाए, वंदे मातरम को बनाया जाए कि जनगणमन को बनाया जाए कि सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल के लिखी हुई इस गाने को बनाया जाए। ये 3 बेटे विवाद आए, 3 हमारे सामने आए कि इन 3 में से नेशनल एंथम हम किसको बनाएं, हम वंदे मातरम को बनाएं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को बनाएं कि हम जनगणमन को बनाएं। ये 3 बेटे विवाद आए हमारे सामने कि इन 3 में से हमें किसी एक को नेशनल एंथम बनाना है, इन 3 में हम किसको बनाएं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस तीनों में से विवाद एक सामने खड़ा होकर के आया कि जो वंदे मातरम था, वंदे मातरम को बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बेटे अगर चटर्जी मिले चट्टोपाध्याय मिले तो आप दोनों समझ लीजिएगा, कोई विवाद नहीं है इसमें। कहीं किसी बुक में चटर्जी लिखा मिलेगा और कहीं किसी बुक में बेटे चट्टोपाध्याय लिखा मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।